आयरलैंड के एक अंधेरे जंगल में एक आदमी दौड़ रहा है। वह डरा हुआ लगता है, भले ही उसे लगातार संकेत मिल रहे हैं जिन पर नो रिटर्न पॉइंट शब्द विभिन्न संख्याओं में लिखे हैं जो किसी दिशा या दूरी को इंगित करते हैं। फिर भी वह भागने में असफल रहता है। अंधेरा तेजी से चारों ओर फैल जाता है। पक्षियों का एक झुंड ऊपर से उड़ता है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है। अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति उसे पकड़ लेती है और उसे खींच कर ले जाती है। देश के किसी अन्य स्थान पर मीना नाम की एक लड़की रहती है जो एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है। एक दिन उसका मालिक उसे एक दुर्लभ तोते को पास के शहर के एक चिड़ियाघर में पहुंचाने के लिए कहता है और मीना सहमत हो जाती है। वह तोते को रात के लिए घर ले जाती है। वहां वह तोते से कहती है कि उसकी मां की मृत्यु 15 साल पहले हो गई थी। अचानक तोता जवाब देना शुरू कर देता है। शाम को मीना एक विग पहनकर एक बार में जाती है जहां वह एक आदमी से एक काल्पनिक नाम के साथ मिलती है और दावा करती है कि वह एक बैले डांसर है। सुबह मीना तोते से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और कहती है कि असली मीना शायद पसंद नहीं आएगी। अंततः वह और तोता अपनी यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में उसकी बहन लूसी का फोन आता है जो उसे याद दिलाती है कि उसका परिवार और भतीजी भतीजे उसे प्यार करते हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। मीना गाड़ी चलाती रहती है और अंततः एक पुराने अंधेरे जंगल में जाने वाली सड़क पर पहुंच जाती है। अचानक कार खराब हो जाती है और रुक जाती है और कनेक्शन भी रहस्यमय तरीके से कट जाता है। तोते का पिंजरा लेकर मीना मदद के लिए सड़क पर उतरती है, लेकिन जंगल अंधेरा और खाली है। जब वह कार के पास लौटती है तो सड़क सुनसान होती है। मीना तेजी से अंधेरे क्षेत्र में चलते हुए तोते से बात करती है ताकि खुद को खुश रख सके और वे उसका नाम डार्विन रखने का सुझाव देती है। अचानक वह एक महिला को दौड़ते हुए देखती है और उसका पीछा करने का निर्णय लेती है। मीना उसके पास एक छोटे से जंगल के केबिन के पास पहुंचती है और महिला दरवाजा खोलकर उससे कहती है कि अगर वह जीना चाहती है तो जल्दी अंदर आ जाए। स्वाभाविक रूप से मीना केबिन में भागती है। बुजुर्ग महिला का नाम मलीन है जो 2 अन्य युवाओं करारा और डेनियल के साथ कुछ समय से यहाँ रह रही है। वह तुरंत मीना को एक दर्पण के सामने खड़े होने का आदेश देती है क्योंकि वॉचर्स अंदर नहीं आ सकते लेकिन बाहर से देखते हैं। हर रात सूर्यास्त के बाद आते हैं। दर्पण के पास खड़ी मीना अचानक ताली बजने जैसी आवाजें सुनती है। मलीन उसके संदेह की पुष्टि करती है। वॉचर्स एक नए वस्तु की उपस्थिति का स्वागत कर रहे हैं। सुबह मीना घोषणा करती है कि वह जाने का इरादा रखती है, हालांकि अन्य लोग उसे आश्वस्त करते हैं कि यह असंभव है। वह जंगल में निकल पड़ती है। मलीन उसे पकड़ लेती है और समझाती है कि जंगल भ्रम पैदा करता है लेकिन यहाँ जीवित रहना संभव है। जंगल में बिखरे संकेत उस सीमा को चिन्हित करते हैं जहाँ से व्यक्ति अंधेरा होने से पहले केबिन तक पहुँच सकता है, लेकिन यदि आप सीमा से परे जाते हैं तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये संकेत एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे जिसे प्रोफेसर कहा जाता है, लेकिन अब वह कहाँ है कोई नहीं जानता। उस रात डेनियल वॉचर्स के लिए एक शो प्रस्तुत करता है और नए आगंतुक को पेश करता है, लेकिन वे उससे सामान्य व्यवहार करने के लिए कहते हैं। इस बीच सियरा संगीत चालू करती है और हर शाम की तरह नृत्य करती है। दूसरी ओर मीना को प्रेम खोज टीवी शो की रिकॉर्डिंग वाली डिस्कें मिलती हैं। सुबह वह और सियरा औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाती हैं क्योंकि उसके लापता पति ने लड़की से डेनियल की देखभाल करने के लिए कहा था। फिर वह आदमी रास्ता खोजने के लिए गया और गायब हो गया। सियरा बताती है कि हाल ही में उन्होंने जंगल में अजीब बिल पाए हैं जहां दिन के समय वॉचर्स जाते हैं। उसे विश्वास है कि वह लगभग 5 महीने से केबिन में है। बाद में मलीन सुरक्षा नियमों की घोषणा करती है, कभी भी रात में बाहर न जाएं, कभी भी किसी के लिए दरवाजे न खोलें, हमेशा रोशनी में रहने की कोशिश करें। अजीब जीवन पूरी तरह से समान दिनों के साथ शुरू होता है। मीना अनधीन शो देखती है और अक्सर आईने में घूरती रहती है। एक दिन वह आईने पर दस्तक देती है और तुरंत दरवाजे पर दस्तक होती है। मलीन सभी को स्थिर रहने का आदेश देती है और सब कुछ रुक जाता है। अगले दिन वह और डेनियल शिकार करने जाते हैं। लड़का उसे बताता है कि मलीन विश्वविद्यालय में काम करती थी, इसलिए वह खुद को सब कुछ जानने वाली मानती है, लेकिन वह सबसे लंबे समय से यहाँ रह रही है। डेनियल खुद 8 महीने से केबिन में है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं देखा। लड़के की बात सुनने के बाद मीना डेनियल को एक रस्सी का उपयोग करके एक बिल की खोज में मदद करने के लिए मनाती है। मीना नीचे उतरती है। उसे पुराने सामान, अखबार, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स के टुकड़े और एक पुरानी साइकिल मिलती है जिसे वह रस्सी से बांधकर ऊपर भेज देती है। लेकिन फिर अंधेरे से केबिन की दीवारों के बाहर रात को सुनी जाने वाली अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। मीना चिल्लाती है और रस्सी उसके पैरों में गिर जाती है। रोशनी में वापस आकर मीना खतरनाक जगह को छोड़ देती है और वे शांति से सामानों की जांच करते हैं। साइकिल के साथ यहाँ से बच निकलना संभव हो सकता है, लेकिन मलीन की प्रतिक्रिया काफी अजीब होती है। इस बीच डेनियल इलेक्ट्रॉनिक्स के टुकड़ों से एक निगरानी प्रणाली बनाने में सफल हो जाता है और दरवाजे के पास एक कैमरा स्थापित करता है। रात में सब कुछ सामान्य रूप से चलता है। सियरा नृत्य करती है जब दरवाजे पर दस्तक होती है और डेनियल सुझाव देता है कि कोई व्यक्ति आया है। मलीन दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन वे सियरा के पति की आवाज सुनते हैं।
सियरा यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह जेन है, उससे पूछकर कि वह कौन सी किताब पढ़ रही है, लेकिन वह जवाब नहीं देता, हालांकि उन्होंने यह किताब एक साथ खरीदी थी। वह आदमी मौत से बचाने की भीख मांगता है। सियरा कैमरे में देखने का अनुरोध करती है, लेकिन जब वह उसके पास झुकता है तो कुछ उसे जंगल में खींच लेता है। तुरंत ही आईने पर पहले से भी जोरदार दस्तक होती है। मलीन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे उन्हें ढाल रही हो, और दस्तक बंद हो जाती है। सुबह मलीन साइकिल को बिल में फेंक देती है और मांग करती है कि वे अब नियमों का उल्लंघन न करें। बाद में मीना अपनी बहन और मां को याद करती है, जिन्होंने लड़कियों को कार की सवारी के लिए आमंत्रित किया था। मौसम बहुत सुंदर था और मीना ने खिड़की खोल दी। उसकी मां ने उसे खिड़की बंद करने के लिए कहा क्योंकि हवा उसे परेशान कर रही थी, लेकिन मीना ने नहीं सुना। मीना ने अपनी मां की नकल की, जो सड़क से ध्यान हटने पर दुर्घटना का शिकार हो गई। इस त्रासदी के लिए मीना अभी भी खुद को दोषी मानती है। जल्द ही सर्दी आ गई, दिन छोटे हो गए, रातें ठंडी हो गई और खाना तेजी से कम हो गया। केबिन के निवासियों के बीच झगड़े शुरू हो गए। एक दिन सियरा जंगल में चली गई। मीना ने उसे पकड़ लिया और उसने स्वीकार किया कि उसे महसूस हो रहा था कि जॉन असली था। वह उस घर की ओर भागती है जहां से डेनियल की चीखें सुनाई देती हैं। मलीन और मीना पर गुस्सा करते हुए, जो उन्हें अंदर नहीं जाने देते, महिलाएं एक पेड़ के नीचे छिप जाती हैं और जल्द ही जंगल से लंबे मकड़ी जैसे राक्षसों को केबिन की खिड़की के पास आते और भयानक तीखी आवाजें करते हुए देखती हैं। वॉचर्स डेनियल और कार को घूरते रहते हैं, जबकि मीना और मलीन उनके चले जाने का इंतजार करती हैं ताकि वे केबिन में लौट सकें। जब वे चले जाते हैं तो महिलाएं दरवाजे की ओर भागती हैं और अंदर जाने की भीख मांगती हैं। डेनियल मना कर देता है। तब मीना उसे अपनी मां के प्रति अपने अपराध बोध के बारे में बताती है। वह उससे समझने के लिए कहती है कि वह पूरी जिंदगी पीड़ित रहेगा, यह महसूस करके कि वह लोगों की मौत का जिम्मेदार है। दरवाजे खुलते हैं और चारों तुरंत आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, यह साबित करने की उम्मीद में कि वे अपनी जगह पर हैं। मलीन स्वीकार करती है कि उसने उन्हें कुछ चीजों से बचाने की कोशिश की। वह इतिहास और पौराणिक कथाएं पढ़ाती थी और उनके विपरीत स्वेच्छा से यहाँ आई थी। केवल यहाँ आकर ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह कितनी खतरनाक थी। एक बार उसने अकेले शिकार किया और सूर्यास्त के समय खुद को देखा, बिल्कुल समान नहीं, लेकिन बहुत समान। वॉचर्स एक प्राचीन प्रजाति है जिन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे चेंजलिंग्स, विंग्ड वंस, फेरीज। वे लोगों का अध्ययन करते हैं ताकि उनकी नकल कर सकें और कभी उन्हें जाने नहीं देंगे। केबिन के निवासियों की आवाजें बाहर सुनाई देती हैं। तब डेनियल को फर्श में एक हैच मिलता है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। नीचे उतरने पर उन्हें एक अच्छी तरह से सुसज्जित और सुरक्षित रहने की जगह मिलती है, जो खाद्य और उपकरणों से भरी हुई है। मीना एक पुराने कंप्यूटर को चालू करती है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर का चेहरा दिखाई देता है, जिसका असली नाम रोरी किलमार्टिन था। वह वॉचर्स का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे और उनके मूल के बारे में जानने की कोशिश करते थे। 1979 में वैज्ञानिक ने इस जगह को खोजा, जिसे उन्होंने वंडरलैंड कहा। हर शाम वॉचर्स उसकी खिड़की पर आते थे और उसे कई वर्षों तक अध्ययन करते थे। प्रोफेसर के सहयोगी पहले उसकी कहानियों पर हंसते थे, उन पर विश्वास नहीं करते थे। फिर उन्होंने इस बंकर का निर्माण किया, जो पास के दूरदराज के गांवों के पुरुषों के श्रम का उपयोग करके बनाया गया था। उन्होंने अकेले या बुरी आदतों वाले लोगों को चुना ताकि उनकी गुमशुदगी ज्यादा ध्यान न खींचे। हर शाम उन्होंने उन्हें बाहर डिनर के लिए मनाया और अंदर छिपकर देखा कि वॉचर्स ने उनसे कैसे निपटा। इस प्रकार यह बंकर खून पर बना था। एक दिन एक वॉचर उसके सामने एक लाल बालों वाली लड़की के रूप में प्रकट हुआ। वह अन्य वॉचर्स से बहुत अलग थी, जैसे वह अद्वितीय थी और निर्दोष दिखती थी। तब उसने महसूस किया कि अगर वह फेरीज के रहस्यों को सुलझा लेता तो वह शायद मौत को भी जीत सकता था। उसने असंभव को हासिल किया, उस लड़की को पिंजरे में फंसा लिया और उसके साथ संचार पर प्रयोग करने लगा। वह कभी कभी लंबे हाथों वाले डरावने प्राणी में बदल जाती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह उसे सुनती थी। धीरे धीरे वह उसके करीब और समझ में आने लगी। लेकिन अब प्रोफेसर को एहसास हुआ कि उसने कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया और अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार था। उसने नदी के पास एक नाव छिपाई थी और यही एकमात्र रास्ता है, बस पक्षियों का पीछा करो। उसने उत्तरजीवी से अपने विश्वविद्यालय के कार्यालय में जाकर वहां पाए गए सभी दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए कहा और अब वह उसके पास जाएगा और हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। अंतिम रिकॉर्डिंग में वे किलमार्टिन को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। यह एहसास करते हुए कि यह जंगल में उनकी आखिरी रात है, सियरा संगीत चालू करती है और डेनियल को नृत्य के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वह जाने से दुखी लगता है। वह कहता है कि उसका परिवार अस्थिर है और उसके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। तब लड़की उसे कुछ समय तक अपने साथ रहने की पेशकश करती है, जब तक वे उसके लिए एक अच्छा काम और रहने की जगह नहीं ढूंढ लेते, क्योंकि वे अच्छे दोस्त बन गए हैं। सुबह समूह बचने के लिए निकलता है, संकेतों और मीना के तोते द्वारा निर्देशित, जिसे उसने नेतृत्व करने के लिए कहा। जल्द ही वे जमीन में एक विशाल पत्थर की डिस्क तक पहुंचते हैं, जो एक विशाल सुरंग के प्रवेश द्वार को ढकती है।
मलीन बताती हैं कि यहाँ प्राचीन परी जाति के अंतिम प्रतिनिधि बन थे जो कभी मनुष्यों के साथ बहुत मित्रवत थे। कई सदियों बाद वे सतह पर आ गए, लेकिन अब दोस्ती नफरत में बदल गई है। वे यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें जादू ने बांध रखा है, इसलिए उन्हें बहुत दूर भागने की जरूरत है। वे पूरे दिन चलते हैं, शाम ढल जाती है लेकिन नदी या नाव का कोई निशान नहीं मिलता। बारिश शुरू हो जाती है और वे निराश हो जाते हैं जब वे एक दिशा में उड़ते हुए पक्षियों के विशाल झुंड को देखते हैं। वे उनके पीछे दौड़ते हैं और नदी तक पहुंचते हैं। महिलाएं नाव की ओर दौड़ती हैं जब डेनियल अपने पीछे चीखें सुनता है और जेन को देखता है। वह उसके लिए लौटता है, खुश होकर कि वह आदमी बच गया, लेकिन यह चेंजलिंग निकलता है। महिलाएं चिल्लाती हैं, डेनियल से भागने की भीख मांगती हैं, लेकिन वह नहीं सुनता और वॉचर के हाथों मारा जाता है जो फिर उसकी जगह ले लेता है। मलीन, मीना और सियरा नदी के नीचे नाव में जाते हैं। महिलाएं नाव में जागती हैं और देखती हैं कि वे सभ्यता में लौट आई हैं। वे एक बस रोकते हैं और संगीत सुनते हुए शहर की ओर जाते हैं और अभी यह एहसास होता है कि यह सब खत्म हो गया है। बाद में मीना उस विश्वविद्यालय जाती है जहां किल मार्टिन काम करते थे। उनके कार्यालय में प्रवेश करने के लिए उनकी भतीजी बनकर जाती है और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करती है। वहां उसे और दस्तावेज, फोटो और एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वह फेरीज और दुनिया में अभी भी मौजूद आधे खून वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं। मीना फोटो का एक ढेर पाती है और उन्हें देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है। शाम को मीना सियरा के घर जाती है और प्रोफेसर की चीजों से मलीन की एक फोटो दिखाती है, यह समझाते हुए कि वह उसकी पत्नी है जो कई साल पहले मर गई थी। इस प्रकार केबिन में उनके साथ रहने वाली मलीन एक विशेष परी थी जो दिन के समय चल सकती थी। वही थी जिसे किल मार्टिन ने पकड़ा था। वह उसे मार नहीं सका और उसने सभ्यता में लौटने के लिए मीना का रूप धारण किया। फिर एक कार घर के पास आती है और असली सियरा बाहर आती है, जबकि जिस सियरा से वह बात कर रही थी वह वास्तव में एक परी थी। यह एहसास करते हुए कि उसका भंडाफोड़ हो गया है, परी मीना को बेहोश कर देती है और फिर से रूप बदलकर डेनियल बन जाती है। वे सिर्फ अन्य प्रजातियों की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन मानव नफरत के कारण उन्हें भूमिगत रहना पड़ता है। परी किल मार्टिन का रूप धारण करती है और घर में मीना के पास जाती है। परी उसके रूप में बदल जाती है और लड़की को मारने की तैयारी करती है, लेकिन मीना कहती है कि कहीं न कहीं उसके जैसे और भी लोग हैं क्योंकि वह आधी मानव है और यह स्वीकार करती है कि मनुष्यों ने परियों को उनकी दुनिया से बाहर निकालकर अन्याय किया। परी नरम पड़ जाती है और अपने पंख फैलाती है, यह स्वीकार करते हुए कि मीना सही हो सकती है, और वह उड़ जाती है। मीना सियरा को पुनर्जीवित करती है। बाद में वह अपनी जुड़वां बहन लूसी से मिलती है और अंततः अपनी मां की मौत के लिए खुद को माफ कर देती है। वह उसे अपने अनुभव के बारे में बताती है और स्वीकार करती है कि उसे अभी भी अन्य लोगों के रूप में मलीन दिखती है। उसकी भतीजी आती है और उसे और डार्विन का एक चित्र दिखाती है जिसे वह अभी भी एक पालतू जानवर के रूप में रखती है। इस बीच बाहर एक लाल बालों वाली लड़की दिखाई देती है जो उनके अपार्टमेंट की खिड़कियों को देख रही होती है और एक अजीब चेहरे वाली लड़की का रूप धारण कर लेती और फिल्म समाप्त हो जाती है।